हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, ब्लैक लिस्ट कंपनी दिल्ली का होटल और स्वाहा कर दिया हजारों करोड़। ओए होए, ये दिल्ली में क्या चल रहा है अब तो न्यूज़ में आपको दिख ही रहा है। अब वहाँ पे भी सफाई शुरू है। वेरी गुड। तो पहले वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल्स पता करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली के शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार आरोपी मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था, जहां सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें 5 दिन के रिमांड में भेज दिया है। इसका मतलब साफ है कि अब सीबीआई सिसोदिया से और कड़ी पूछताछ करेगी। मतलब साफ है कि कट्टर ईमानदारी से अब और ज्यादा कट्टरता से पूछताछ की जाएगी। यही है जिसको कह रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर है ये दिल्ली का। यही कह रहे थे ना, मेरे घर इसी को बोल रहे थे शायद। बताना आप, ये देख लो, ये बड़ा खुश होकर जा रहा है। दिल्ली की रद्द की गई शराब नीति इतनी कारगर थी कि वो दिल्ली में तो बैन हो गई, लेकिन भगवंत मान भी उस नीति को पंजाब में लागू करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही सीबीआई ने सिसोदिया को दबोचा, भगवंत मान ने यू टर्न मार लिया। आज आपको बताऊंगा 100 करोड़ का सच और सच उन हजारों करोड़ का जिनके बारे में सिसोदिया नहीं बता पा रहे। वो कहां गए? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। दिल्ली के सबसे ईमानदार नेता, केजरीवाल के सबसे करीबी और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इस वक्त सीबीआई के शिकंजे में हैं और 4 मार्च तक रहेंगे। आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कोर्ट ने भी कहा कि सिसोदिया के करीबियों ने कुछ खुलासे किए हैं और उनके खिलाफ कुछ दस्तावेजी सबूत भी मिले हैं। पूरा मामला अब रद्द की जा चुकी 2021-2022 की आबकारी नीति से जुड़ा है। सीबीआई की जांच में यह भी पता चला कि मार्च 2022 के बीच में दक्षिण भारत की एक लॉबी साउथ दिल्ली के एक होटल में ठहरी थी। इस ग्रुप को साउथ ग्रुप कहा जाता रहा। यहाँ उसकी मुलाकात कथित शराब नीति घोटाले में आरोपी और आपके कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर से हुई थी। सीबीआई की माने तो इस होटल में कई अहम दस्तावेज को प्रिंट और कॉपी किया गया था। साउथ ग्रुप ने नीतिगत बदलाव और लाइसेंस हासिल करने के लिए कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए दिए थे। जब साउथ ग्रुप के एप्लीकेशन का विरोध होने लगा तो होलसेल लाइसेंस के लिए दूसरा एप्लीकेशन उस ग्रुप ने जमा करवा दिया। तो ऐसे में सवाल उठता है, सिसोदिया सीबीआई के रडार पर आए तो आए कैसे? इस बारे में एजेंसी के सूत्र ने बताया कि फौरन मनीष सिसोदिया ने दूसरे एप्लीकेशन पर लाइसेंस प्रदान करने के लिए एक्साइज अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए, जबकि डिप्टी सीएम को इस बात की जानकारी होने की कोई वजह नहीं थी कि साउथ ग्रुप ने दूसरा एप्लीकेशन दिया है। वजह तो भले ही नहीं थी, लेकिन सारा खेल बुना गया था। तो हो सकता है ये तरकीब भी खुद डिप्टी सीएम ने ही सुझाई हो। सूत्रों के हवाले से खबर मिलती है कि पिछले साल मार्च में साउथ ग्रुप नायर से मिला था और होटल के बिजनेस सेंटर का इस्तेमाल किया गया। उनके पास कई दस्तावेज थे। सूत्रों ने आगे बताया 18 मार्च को सिसोदिया ने दस्तावेज अपने सेक्रेटरी को दे दिए, जिसमें आबकारी नीति पर मंत्रियों के समूह मतलब जीओएम की सिफारिश का मसौदा शामिल था। होटल में साउथ लॉबी के द्वारा दस्तावेज के पन्नों की फोटो कॉपी की गई थी। सिसोदिया ने जो दस्तावेज सचिव को दिया था उसमें उतने ही पन्ने थे जितने होटल में साउथ ग्रुप ने फोटोकॉपी कराए थे। सीबीआई सूत्रों से खबर मिलती है कि ज्यादातर टर्नओवर की शर्त थी। अतिरिक्त इस मसौदे ने होलसेलर के लिए मुनाफा 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया था। इसे ही जीओएम की फाइनल रिपोर्ट में शामिल भी किया गया। जीओएम रिपोर्ट में 2 सुझाव भी थे जो साउथ ग्रुप के चैट से पता चले। दूसरे सूत्रों ने बताया कि सिसोदिया के ऑफिस से जब्त किए कंप्यूटर और उनके सचिव ने जज के सामने जो बयान दिए हैं उससे डिप्टी सीएम फंस गए हैं। आबकारी विभाग में 19 अगस्त को सर्च ऑपरेशन के दौरान जब्त किए गए डिजिटल डिवाइस की जांच में सीबीआई को एक्साइज पॉलिसी का ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट एक अलग सिस्टम में मिला था जो विभागीय नेटवर्क का हिस्सा नहीं था। आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने पूछताछ में बताया कि ये सिसोदिया के ऑफिस का कंप्यूटर है।
एजेंसी ने 14 जनवरी को डिप्टी सीएम के ऑफिस से उस कंप्यूटर को जब्त कर लिया। सूत्रों ने दावा किया कि वैसे तो ज्यादातर फाइलें पहले ही डिलीट की जा चुकी थी, लेकिन फोरेंसिक टीम की मदद से कुछ रिकॉर्ड हासिल कर लिए गए। फोरेंसिक जांच से पता चला कि फाइल बाहर से आई और इसे व्हाट्सएप पर लिया गया था। इसके बाद सीबीआई ने 1996 बैच के दानिश अधिकारी और सिसोदिया के सचिव को इस फाइल के बारे में पूछताछ करने के लिए तलब किया। अधिकारियों ने आगे बताया कि 12% प्रॉफिट मार्जिन वाला प्रावधान जीओएम कॉपी के इसी ड्राफ्ट में आया था। सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया, जिससे सचिव को सरकारी गवाह बनाया जा सके। बाद में इस केस में पहली चार्जशीट सीबीआई ने पिछले साल 25 नवंबर को दाखिल की और आरोप लगाया कि व्यवसायिक समूह की गुटबंदी, मोनोपोली और दिनेश अरोड़ा के जरिए नायर से मिले 100 करोड़ रुपयों को बदले 12% मुनाफे वाला प्रावधान जोड़कर आबकारी नीति को तैयार किया गया था। सीबीआई के मुताबिक नई आबकारी नीति के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी गठित की गई। सूत्रों ने दावा किया कि इस कमेटी ने ना तो रिटेल लेवल पर जोनल लाइसेंस सिस्टम और ना ही होलसेल मॉडल का निजीकरण करने का सुझाव दिया था। ये बात सिसोदिया को पसंद नहीं आई। ऐसे में एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों को बदलते हुए जीओएम की व्यवस्था को अपना लिया गया। सिसोदिया के ऑफिस से जब्त किए गए सबूतों और उनके सचिव के बयान ने सीबीआई को सिसोदिया तक पहुंचा दिया। पूछताछ के दौरान सिसोदिया ने जीओएम के उक्त मसौदे के प्रति के बारे में विवरण देने से भी इनकार कर दिया। सीबीआई का भी यही कहना है कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे, कई सवालों के जवाब वो नहीं दे पा रहे। अब सुनिए नई शराब नीति को लेकर इनके दावे क्या थे और उन्होंने किया क्या। दिल्ली के शराब नीति को लेकर केजरीवाल सरकार ने दावा किया था कि इससे राजस्व में 3,500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। मतलब जितना फायदा राजस्व में पहले हो रहा था उससे ज्यादा होगा 3,500 करोड़। हालांकि इस पूरे मामले की जांच करते हुए ईडी ने यह पाया कि इस शराब घोटाले से राजस्व में 2,873 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मतलब 3,500 करोड़ रुपए तो गए ही, उनके साथ 2,873 करोड़ रुपए भी चले गए। इस नुकसान का कारण भी सुनिए। नवंबर 2021 में लागू की गई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के तहत राज्य में कुल 849 दुकानें खोली गई। इस शराब नीति से पहले 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट हुआ करती थी। वहीं घोटाले के लिए तैयार की गई शराब नीति में सभी दुकानें प्राइवेट कर दी गई। इससे सरकार को सीधे तौर पर नुकसान हुआ। दिल्ली सरकार ने शराब बेचने के लिए मिलने वाले लाइसेंस की फीस कई गुना बढ़ा दी। L1 लाइसेंस पहले ठेकेदारों को 25 लाख रुपए में मिल जाया करता था, लेकिन नई शराब नीति लागू होने के बाद इसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए देने पड़े। इस तरह बाकी लाइसेंस के लिए भी फीस कई गुना तक बढ़ा दी गई। इससे छोटे ठेकेदार लाइसेंस नहीं ले सके। इसका सीधा फायदा बड़े कारोबारियों को मिला। डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के कहने पर आबकारी विभाग द्वारा L1 बिडर को 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए गए, जबकि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में किसी भी बिडर का पैसा वापस करने का नियम नहीं है, लेकिन सिसोदिया के कहने पर यह भी किया गया। कोरोना काल में शराब कंपनियों को हुए नुकसान की भरपाई करने के नाम पर केजरीवाल सरकार ने लाइसेंसों की फीस में बड़ी छूट दी। वास्तव में सरकार ने कंपनियों को करीब 150 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी। विदेशी शराब और बियर पर मनमाने ढंग से 50 रुपए प्रति केस की छूट दी गई। ये छूट कंपनियों को फायदा देने के लिए सीधे तौर पर दी गई थी। दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति के तहत राज्य को 32 जोन में बांटा था। इसमें से 2 जोन के ठेके एक ऐसी कंपनी को दिए गए जो ब्लैक लिस्टेड थी। शराब बेचने वाली कंपनियों के बीच कोर्टेल पर प्रतिबंध होने के बाद भी केजरीवाल सरकार ने शराब विक्रेता कंपनियों को कोर्टेल को लाइसेंस दिए थे। इसके तहत शराब कंपनियों को शराब पर डिस्काउंट देने और MRP पर बेचने के बजाय खुद उनकी कीमत तय करने की छूट मिल गई थी। इसका सीधा फायदा शराब बेचने वालों को हुआ। नई शराब नीति को लेकर कैबिनेट की बैठकों में मनमाने ढंग से फैसले लिए गए। यही नहीं, नियमों को ताक पर रखते हुए कैबिनेट नोट सर्कुलेशन के बिना ही प्रस्ताव पास कर दिए गए। तो इतना सब होने के बाद भी कैसे ना कहा जाए कि घोटाला नहीं हुआ। कोई भी काम जब अपनी मनमर्जी से मनमाने ढंग से किया जाता है तो उसमें अक्सर झोल पाया जाता है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।
यार देख लो, मेरे को तो अब यही शक होता है कि केजरीवाल कहीं घोटाले से ही तो नहीं जीता जो इतना काम करे। देखो मैं सोचूं कि शराब एक ऐसी चीज़ है जिसको बैन करना चाहिए, यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है कि लोग जो है वो खरीदें और फ्री। मैंने तो ये भी सुना है कि एक के साथ एक बोतल फ्री का भी कुछ चल रहा था या हुआ है, पता नहीं, मुझे पक्का नहीं, क्योंकि भैया ना तो हम पीते हैं ना हमें कोई नॉलेज है। पर दिल्ली को बना क्या रहे हैं, पर क्या करने की कोशिश हो रही है, मेरे को देख के तो मैं तो देख रही हूँ कि कैसे तबाह कर दिया है दिल्ली। देखिए, एक तो दारू पीनी गलत बात है, ऊपर से दारू को ये प्रमोट कर रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। अब यहाँ पे जितनी कह रहे हैं कि 12% मार्जिन इंक्रीज कर दिया था, 60% गवर्नमेंट की, मगर सारे इवेंचुअली सारी प्राइवेटाइज कर दी। जिसको भी प्राइवेट के लिए ठेका चाहिए था उसका करोड़ों में कर दिया। तो मतलब उन्होंने ये किया कि प्राइवेट लोगों को देंगे, लाइसेंस फ़ी बढ़ा दो, उनको पैसा मिल गया, उनका जितना भी प्राइवेट मतलब जो भी इंटरेस्ट रेट था, जो भी गेन है, प्रॉफिट मार्जिन था, वो बहुत बढ़ा के 12% कर दिया। उसका बहुत सारे लोग होंगे जिनको उन्हीं के अपने होंगे जिनको दे दिया। तो नेट रिजल्ट ये था कि लोगों को जितनी हो सके तेज़ी से शराब दो, उससे जितना पैसा आता है उससे प्रॉफिट कमाओ। और प्रॉब्लम आएगी पूरी गवर्नमेंट में, मतलब गवर्नमेंट को पैसा नहीं नज़र आएगा, सारा लोगों की जेब में जाएगा। और धांधलेबाजी है, क्योंकि जो अप्लाई करा था उसको बता भी दिया कि ऐसा, मतलब मिलजुल के उन्होंने बिडिंग की है कि कोई भी बंदा मान लीजिए कोई चाहता है उसे बोल के तुम्हें कैसा चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए, ओके ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करा दो। तो काफ़ी उन्होंने बताया कि एक तो शराब बेचने उसमें भी घोटाला और अपना पैसा कमा रहे हैं। और इससे क्या है कि एटलीस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में जहाँ जहाँ पावर है वो अपनी पावर को यूज़ कर रहे हैं। सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है, तो जहाँ जहाँ मोदी जी को लग रहा होगा कि यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती है, वहाँ पे वो रहे करप्शन हटाओ और जितने बैड एक्टर्स हैं उनको करो। इससे लोगों को पता चलना चाहिए, दिल्ली के लोगों को, कि क्या प्रॉब्लम थी, पेकर थे जो तुमने गलत गवर्नमेंट को दे दिया। आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, मगर थोड़ी प्रॉब्लम है। और जिस तरीके से पंजाब में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस तरीके से आई होप कि दिल्ली में प्रॉब्लम्स ना आ जाए। मैं तो, और वो कह तो रहे थे कि पंजाब में भी यही कोशिश हो रही थी कि भाई अब हम वहाँ पे करो, जब यहाँ फंसे वहाँ पे करके वैसे ही घोटाला करना था। अब यहाँ फंसे हैं तो उसने वहाँ पे यू टर्न हो रहा है। और पंजाब की हालत तो सबको दिख ही रही है, और दिख भी रहा है कि दोनों जगह कौन सी पार्टी है। तो बहुत ही क्वेश्चनेबल सिचुएशन है। मैं तो कह रही हूँ थैंक गॉड मोदी जी की गवर्नमेंट है जो ऐसे कर रही, करप्ट नहीं है और वो इनको पकड़ रही है। पर इतने सालों तक जो सब चल रहा था हमारे टाइम में, देखो कितना खाया है देश का पैसा और कैसे डुबाया है देश को। नहीं, मोदी जी तो डेफिनेटली मेहनत करेंगे, पूरी बीजेपी मेहनत करेगी कि जहाँ जहाँ सत्यानाश हो रहा है वहाँ पे बीजेपी ही आए। पता नहीं कैसे ये लोग हैं, इतना पैसे की भूख है इनमें, क्या मतलब समझ ही नहीं आती। देश का सत्यानाश नहीं, करोड़ों क्या करोगे तुम यार इतने पैसे का, तुम्हें पता नहीं ऊपर ही जाना है, ऊपर ही इवेंचुअली। कुछ समझ नहीं आता ये लोग हैं कैसे। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।